हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हमने जो है 2 पार्ट जो है सॉल्व कर लिया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 3rd पार्ट, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। हम बीएचयू के 2008 से 2020 तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वो सॉल्व कर रहे हैं। कुछ पार्ट्स और बचे हैं जिसमें मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 3rd पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ डीएनए अचीव्ड बाय न्यूक्लियोसोम सबस्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन इज। कह रहा है कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होता है। जैसे डीएनए आपका होता है, ये फुल लेंथ का डीएनए है, मान लीजिए एक धागा है। अगर आपसे कहा जाए कि आप उसको किसी एक डिफरेंट सीक्वेंस में मोड़िए या रोल कैसे भी करिए, और जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है उसमें वो कितना कॉम्पैक्ट होता है, मतलब साइज उसका कितना रिड्यूस होता है, ये है आपका कॉम्पैक्शन। ओके, तो आपको पता है, मान लीजिए ये जो वायर है, ठीक, ये वायर आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए डीएनए का स्ट्रेच है। जब ये न्यूक्लियोसोम बनाता है, मान लीजिए ये मेरा फोन है, अब ये न्यूक्लियोसोम जब बनाएगा स्ट्रक्चर तो यहाँ पे ये फोल्ड करेगा, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम। तो इसमें कुछ रिडक्शन आया ना इसके साइज में, तो कितना रिडक्शन आया यही आपसे पूछ रहा है कि कितना वहां पे वो हो रहा है, रिड्यूस हो, कॉम्पैक्शन फैक्टर मतलब कितना कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, 7 फोल्ड, 10 फोल्ड, 30 फोल्ड और 42 फोल्ड। करेक्ट आंसर इसका 7 फोल्ड है, और बीएचयू ने ही कई बार इसका 10 फोल्ड भी आंसर दिया है, पर मैं फिर इसका ढूंढने पे मिला कि 7 फोल्ड ही है, बिकॉज क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ अ रिपीटिंग सब यूनिट, जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कितना भी लेंथ लेके उसको कॉम्पैक्ट, एक रिपीटिंग यूनिट जो बन रहा है न्यूक्लियोसोम का, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ डीएनए इज रैप्ड अराउंड दैट न्यूक्लियोसोम को, which is a bead-like structure consisting of a core का बना होता है, जहां पे 8 स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स रहते हैं, जिसको हम हिस्टोन बोलते हैं, H2, H2B, H3, H4। ठीक, ये इसके अराउंड जो होता है टाइटली रैप्ड 2 सुपर हेलिकल टर्न्स। देखिए, सोनू जलोदिया ने मुझसे बोला था कि यहाँ पे 2 कॉइल कैसे होगा, तो वही है, रैप्ड 2 सुपर हेलिकल टर्न्स। 2 सुपर हेलिकल टर्न्स 2 ही होगा। अब कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट क्या अलग होता है। wrapped into 2 super helical turns of DNA, which is about 73 base pair per turn, resulting in a total of 147 base pairs of DNA. DNA assembly into nucleosome affords a 7-fold reduction in its length. In other words, अगर आप बता रहा है कोई पीस है डीएनए का जो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो वो इसको 7 फोल्ड इसमें कमी आएगी, तो कितना हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। 14 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 2 7, तो वही 98 समथिंग। तो वही है 7 फोल्ड का रिडक्शन आएगा, मतलब अगर 100 सेंटीमीटर का आपका डीएनए है तो वो 14 सेंटीमीटर का ही बच जाएगा। ठीक, तो यही है कॉम्पैक्शन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। Which one of the following segment of chromatin replicate first? कह रहा है इसमें से किसका कौन सा पोर्शन है, यूक्रोमैटिन, कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन और बोथ यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। कह रहा है कौन सा सेगमेंट सबसे पहले रिप्लिकेट होता है। तो रिप्लिकेशन आपको पता है कहां पे होता है, एस फेज में होता है। तो इसमें से कौन सबसे पहले रिप्लिकेट करेगा, तो जो आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, ये मुझे कहीं बुक पे तो नहीं मिला, पर रिसर्च आर्टिकल में आप देखेंगे, पहली बात तो जब डीएनए रिप्लिकेट होगा तो पूरा रिप्लिकेट होगा। ऐसा आप कह नहीं सकते कि कुछ पोर्शन होगा कुछ नहीं होगा, या यूक्रोमैटिन होता हो और हेट्रोक्रोमैटिन ना होता हो। पर यहाँ पे बात आती है कि रिप्लिकेशन पहले किसका होता है, स्टार्ट किसका पहले होता है। तो आप देखेंगे कि जो यूक्रोमैटिन होता है, जो एक ओपन स्ट्रक्चर होता है, वो फ्रीक्वेंटली ट्रांसक्राइब होता है, और ये अर्लीस्ट फेज में इनका रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ये मोर कंडेंस फॉर्म होता है, और ये रेयरली ट्रांसक्राइब होता है, आपको पता है, और ये
ट्रांसक्रिप्शन तो होता ही है, पूरा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी तो प्रोजनी में जाएगा, लेकिन बात होती है स्टार्ट हो रहा है किसका पहले और फिर बाद में किसका हो रहा है। तो वहां पे यूक्रोमेटिन फर्स्ट दिया ना क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिन रेप्लिकेट फर्स्ट, तो फर्स्ट की बात है तो यहाँ पे यूक्रोमेटिन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, द टर्म किलोबेस रिफर्स टू, ये जो टर्म है किलोबेस, किलोबेस किसको बोलते हैं, तो किलो यूजुअली आपको पता है 1000 को बोला जाता है, तो ये किसको रिफर करते हैं हम, अगर डी ने बेस की बात, किलो बेस की बात करें, 100 मॉलिक्यूलर वेट पीस ऑफ आरएनए, 1000 बेस पेयर्स ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूलर वेट पीस ऑफ डीएनए और 100 बेस ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। तो 100 तो आप निकाल दीजिए, 1000 होगा बिकॉज देयर इज अ टर्म किलो, किलो यहां पे दिया है। तो अब मॉलिक्यूलर वेट हो गया बेस पेयर्स, आपको पता है कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बेस पेयर्स, ठीक। अगर आरएनए की बात हो तो किलो बेस का मतलब इतना 1000 बेसिस, अगर डीएनए की बात है तो किलो बेस का मतलब 1000 बेस पेयर की हम बात कर रहे हैं। तो टर्म किलो बेस किसको रिफर करेगा, 1000 बेस पेयर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। याद रखने के लिए वही है जो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, वैसे 1 किलो बेस में कितना होगा, 1000 बेस पेयर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है कि सैटेलाइट डीएनए किससे बना हुआ होता है, मिनी क्रोमोसोम से, टैंडेमली रिपीट सीक्वेंसेस से, यूनिक सीक्वेंसेस से, या इंटरस्पर्स रिपीट सीक्वेंसेस से। तो सैटेलाइट डीएनए आप देखेंगे तो ये टैंडेमली रिपीट सीक्वेंसेस से बना हुआ होता है। अब हम देख लिए चारों टर्म्स का मीनिंग क्या है। अब ये जो टैंडम रिपीट होता है ये सीक्वेंस होता है, 2 या 2 से ज्यादा डीएनए के बेस पेयर जो होते हैं या रिपीटेड होते हैं, ऐसे कि जो रिपीट्स होते हैं इनके, ठीक है। टैंडम रिपीट का मतलब एक के बाद एक रिपीट, मान लो 2 बेस पेयर है, 2 से ज्यादा 3-4 बेस पेयर का है सीक्वेंसेस, वो बार बार जस्ट उसी के बगल डीएनए तो सीक्वेंस होता है ATG से, तो वो जो 2-3 बेस पेयर होंगे बार बार रिपीटेडली उसी के बाद होंगे, इसी को हम टैंडम रिपीट बोलते हैं। तो टैंडम रिपीट्स आर जनरली एसोसिएटेड विद नॉन कोडिंग डीएनए। टैंडम रिपीट्स कहां पे होते हैं, जो डीएनए कोड नहीं करते, मतलब नॉन कोडिंग रीजन पे। जैसे कि सैटेलाइट डीएनए हो गया, सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एरे ऑफ टैंडेमली रिपीट। जैसे सैटेलाइट डीएनए का बात हो गई तो वो बहुत ज्यादा वहां पे टैंडेमली रिपीट सीक्वेंसेस रहते हैं। सैटेलाइट डीएनए इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द फंक्शनल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे होता है, एंड द फॉर्म ऑफ अ मेन स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन पोर्शन यही बनाता है। अब अदर्स की हम बात कर लेते हैं, मिनी क्रोमोसोम आया था, यूनिक सीक्वेंसेस आया था, इंटरस्पर्स रिपीटेड सीक्वेंसेस आया था। इनमें क्या डिफरेंसेस है, मिनी क्रोमोसोम हम किसको बोलते हैं, अ मिनी क्रोमोसोम इज ए स्मॉल क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर। ये जो मिनी क्रोमोसोम बोलते हैं, ये मिनी क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोसोम की जैसा ही दिखता है। यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, टीलोमियर होता है और रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है, लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत कम होता है। दे रिप्लिकेट ऑटोनोमसली इन द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये अब ऑटोनोमसली इनका रिप्लिकेशन होता है, ठीक। मतलब जो सेल का रिप्लिकेशन वाला हिस्सा है ये उसमें नहीं आते, ये ऑटोनॉमस खुद से ही रिप्लिकेशन इनका होता है मिनी क्रोमोसोम्स का। अब यूनिक की बात कर लें तो जैसे टैंडम रिपीट सीक्वेंसेस वो तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में आ गए। अब जो यूनिक सीक्वेंसेस है इनको नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कहलाता है ये, और ये वो सीक्वेंसेस है यूनिक सीक्वेंसेस जो आपके जीनोम में फंक्शन करते हैं, कोड करते हैं किसी प्रोटीन का या एंजाइम का, जिसका आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं क्या क्या है इंटरस्पर्स रिपीटेटिव डीएनए एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टैंडेमली रिपीटेड सीक्वेंसेस। इंटरस्पर्स रिपीटेड डीएनए क्या होता है, ये सभी यूकैरियोटिक जीनोम में पाए जाते हैं। दे डिफर फ्रॉम टैंडम रिपीट। अब ये टैंडम रिपीट डीएनए से कैसे अलग है कि यहाँ पे जो रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं, टैंडम में आपने क्या देखा था, दे आर कमिंग राइट आफ्टर वन अनदर, पर यहाँ पे क्या होता है इंटरस्पर्स रिपीटेटिव डीएनए में ये डिस्पर्स होते हैं थ्रू आउट जीनोम, ठीक है। मतलब जो भी है जितना भी बेस पेयर आप कह लीजिए 4-5 बेस पेयर के जो सीक्वेंसेस रहते हैं टैंडम में क्या था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगा हुआ होगा। मतलब डीएनए सीक्वेंसेस में देखेंगे ATGC 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 ATGC, इसको हम टैंडम रिपीट बोल रहे हैं। पर ये जो इंटरस्पेड रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस है, मान लीजिए जो भी हो 20-30 बेस पेयर का सीक्वेंस, वो कई जीनोम में अदर जगह पे है, फिर वही सेम कहीं और जगह है, कहीं और जगह है, तो ये इंटरस्पेड रिपीटेड डीएनए में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डीएनए स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा डीएनए स्ट्रक्चर के लिए ट्रू नहीं है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर, अब ए डीएनए है, बी डीएनए है, जेड डीएनए है, ये सब के बारे में डिफरेंसेस आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये लगातार पूछे गए हैं, तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है। कह रहा है total purines are equal to total pyrimidines or two strands are polymer of nucleosides, two strands are antiparallel, all the above three statements are true। तो पहले पे देखते हैं, बोल रहा है कि प्यूरिन जो होते हैं डीएनए में वो इक्वल होते हैं pyrimidine के। तो आप देख लीजिए, ए पेयर करता है टी से, जी पेयर करता है सी से। जी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू टी। ओके, अब ए टी का जो रेशियो हो वो जीसी के रेशियो से अलग हो सकता है, ठीक। पर मान लीजिए कुछ हिसाब से क्वेश्चन 4 ग्राफ का रूल आपने पढ़ा होगा, अगर ए 20% है तो टी 20% होगा, जी अगर 40% है, 40 कह रहा हूं 30% है तो सी 30% होगा। तो ये 30 60 हो गया, उधर 20 40 हो गया, टोटल 100%। अब यहाँ पे अगर आप प्यूरिन और pyrimidine को अलग अलग करेंगे, ए मान लीजिए 20 है, जी आपका क्या है 30 है, तो ये 50% होगा, ये 50% होगा। दैट मीन्स कि डीएनए में हमारे pyrimidines और प्यूरिन्स इक्वल अमाउंट में रहते हैं, ये ट्रू है चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड पे आते हैं टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। यहाँ पे एक गलती है, जो टर्म यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स दिया है, ठीक। और पहले मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहले वाला तो सही था। दूसरे पे आए तो जो हमारा डीएनए का पॉलीमर होता है, पॉलीमर वो न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, न्यूक्लियोसाइड्स का नहीं होता। और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वहां पे केवल शुगर होता है और एक बेस होता है, वहीं न्यूक्लियोटाइड में शुगर, बेस और फॉस्फेट होता है। तो हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब सी पे आते हैं, टू स्ट्रैंड्स आर एंटीपैरेलल। यस इट इज ट्रू। अगर एंटी पैरेलल नहीं होगा, एक 5 to 3 डायरेक्शन में रहेगा, एक 5 to 3 डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, दोनों सीक्वेंस एंटी पैरेलल रहेंगे तभी उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक। तो वो एंटी पैरेलल होते हैं। डी कह रहा है ऑल द अबव थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रू कहां है, आपने देखा बी वाला गलत था, तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, बी। बिकॉज टू स्ट्रैंड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नॉट न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इफ एडेनिन कंटेंट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20%, दैट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन इट। कह रहा है अगर एडेनिन का कंटेंट डीएनए में 20% है तो कितना परसेंट उसमें साइटोसिन रहेगा। तो एडेनिन 20% है, दैट मींस थायमिन विल बी 20%, ओवरऑल 40%। अब बचा हमारे पास 60%, so 60% में हाफ विल बी गुआनिन एंड हाफ विल बी साइटोसिन। So 60% में हाफ का क्या हो गया 30, तो 30% guanine and 30% cytosine, that means our answer is 30%। तो चार ग्राफ का रूल है भाई, सिंपल है, आप इसे लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। टीलोमियर्स इन एस्टोकार्मीन स्टेन प्रिपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अपीयर। कह रहा है अगर हम एस्टोकार्मीन स्टेन से टीलोमियर को स्टेन करते हैं तो क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, लाइट स्टेन, मॉडरेटली स्टेन, डार्क स्टेन और अनस्टेन्ड। तो एस्टोकार्मीन जो है वो हमारा जो डीएनए है उसको डार्क स्टेन देता है। अब देखिए लाइट स्टेन, when the prophase chromosome stand with estocarmine they take differential staining due to the presence of heterochromatin and euchromatic region, and in this whole phenomenon is called as हेटेरोपिक्नोसिस। अगर कभी कोई आपसे टर्म पूछता है कि हेटेरोपिक्नोसिस क्या है तो आप यही बताइएगा। जब हम स्टेन करते हैं एस्टोकार्मीन से तो हमारा डीएनए डिफरेंशियल स्टेन लेता है जो हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन रीजन को शो करता है। इसको हम फिनोमिनन को हम हेटेरोपिक्नोसिस बोलते हैं। रिसर्चर जो है पहले तो हेटेरोक्रोमैटिन को जेनेटिक जंकयार्ड बोलते थे कि ये जंक डीएनए है, पर रिसर्चर जिसमें म्यूटेशन करा के इन रीजन्स में ये पता किया गया कि ये जो हेटेरोक्रोमैटिक रीजन्स भी होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक। तो हेटेरोक्रोमैटिक रीजन जो होता है अभी इनका भी रोल जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा ढूंढा गया है। तो टीलो में जो आप एस्टोकार्मीन देखेंगे टोटली जो होता है, अब टीलोमेयर्स क्या हो गया, ये हेटेरोक्रोमैटिक रीजन्स होते हैं और ये हेटेरोक्रोमैटिक होने की वजह से डार्क स्टेन लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। यूक्रोमैटिन डिफर फ्रॉम हेटेरोक्रोमैटिन इन हैविंग, तो वही है यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा गया है।
तो कैसे ये डिफरेंट है? एबिलिटी टू ट्रांसक्राइब, यूक्रोमेटिन पूछा है कैसे डिफरेंट है हेट्रोक्रोमेटिन में इन दीज प्रॉपर्टीज। तो यूक्रोमेटिन के पास एबिलिटी होती है ट्रांसक्राइब करने की, दे आर वो डार्क स्टेन लेते हैं, यहाँ पे मोर सीजी पेयर्स होते हैं, डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन होता है यूक्रोमेटिन। तो आप देखेंगे ये जो सारी प्रॉपर्टी है डार्क स्टेन की, मोर सीजी परसेंटेज बेस पेयर्स की और डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन की, ये सारे हेट्रोक्रोमेटिन के प्रॉपर्टीज है। हेट्रोक्रोमेटिन इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द क्रोमोसोम व्हिच इज डार्कली स्टेन्ड विद अ डीएनए स्पेसिफिक स्टेन इन इट कंपैरेटिवली कंडेंस फ्रॉम, ये कंडेंस होते हैं और डार्क स्टेन लेते हैं। यूक्रोमेटिन क्या होता है? ये रिच होता है जीन कंसंट्रेशन में और ये एक्टिव रहता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। और इन जनरल यूक्रोमेटिन टेंड्स टू बी जीसी रिच, और यूक्रोमेटिन ही जो होता है वो जीसी रिच ये भी होता है। हाँ, दोनों ये प्रॉपर्टीज एबिलिटी टू ट्रांसक्राइब देन दे आर मोर जीसी बेस पेयर रिच, ये दोनों प्रॉपर्टी यूक्रोमेटिन की है। बट द मेन डिफरेंसेस क्या है? ये एबिलिटी टू ट्रांसक्राइब, जीसी पेयर्स को हम, ये इन जनरल होता है, यूजुअली दे आर जीसी रिच बट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। फिर सबसे बड़ी बात क्या है? यूक्रोमेटिन उसमें एबिलिटी होती है ट्रांसक्राइब करने की, तो हम इसके साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। पूछा है इफ द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम इट इज नोन एज। तो क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन सेंट्रोमियर के बेसिस पे जो होता है वो आपको पढ़ना था कि सेंट्रोमियर कहां पे होगा तो किस क्रोमोसोम को कैसा नाम देंगे, जैसे टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। कह रहा है अगर मिडिल से थोड़ा सा अवे रहे सेंट्रोमियर तो ऐसा क्रोमोसोम क्या कहलाएगा? कि अगर करेक्टली सारे मैंने लिखा है मेटासेंट्रिक का बोलेंगे, सेंट्रोमियर जस्ट मिडिल पे रहेगा आपका, मीन जो उसके आर्म्स होते हैं पी और क्यू आर्म्स रहेंगे वो कंपेरेबल लेंथ के होंगे, मतलब दोनों अच्छे खासे लेंथ के होंगे, और सेंट्रोमियर आपका बीच में रहेगा, तो ऐसे क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। ठीक, और सब मेटासेंट्रिक जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही होगा आपका, कि अगर सेंटर से थोड़ा सा ऑफ सेंटर रहे सेंट्रोमियर तो वहां पे आपको शॉर्टर पी आर्म मिलेगा, लंबा वाला आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। टीलो एक्रोसेंट्रिक पे आएंगे, एक्रो किसको बोलते हैं? सेंट्रोमियर सिवरली ऑफसेट फ्रॉम सेंटर लीडिंग टू द मच शॉर्टर पी आर्म। और जो एक्रोसेंट्रिक होता है यहाँ पे जो शॉर्ट आर्म होता है पी आर्म बहुत ही छोटा होता है और सेंट्रोमियर एकदम किनारे होता है। पर ध्यान रखिएगा एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि यहाँ पे पी आर्म बिल्कुल नहीं होता टीलोसेंट्रिक में और सेंट्रोमियर एकदम एंड पे पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी आर्म नहीं होगा, एक्रोसेंट्रिक में एकदम किनारे होता है आपका सेंट्रोमियर और जो आर्म होता है आपका पी आर्म वो बहुत ही छोटा रहता है। तो ये सब डिफरेंसेस थे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के लिए यहाँ पे कौन सी चीज करेक्ट है? ए कॉन्सेप्ट प्रोपेगेटेड बाय आउडेट, H1 histone is found in the core particle and is rich in arginine. New body is formed of a histone molecule. DNA around core particle is 146 base pair long and forms 2 coils. तो इसका देखिए दो आंसर करेक्ट है। पहली बात तो ये जो न्यूक्लियोसोम का कंसेप्ट आया था ये आउटडेट ने दिया था, प्रोपेगेट उन्होंने किया था, और डीएनए अराउंड कोर पार्टिकल इज 146 बेस पेयर लॉन्ग एंड फॉर्म्स 2 कॉइल्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन न्यूक्लियोसोम आपको पता है वही रिपीटिंग यूनिट है ऑफ क्रोमैटिन, आउटडेट ने इसे बताया था। अब जो लिंकर H1 है दूसरा वाला H1 फैमिली के मेंबर ये की कंपोनेंट होते हैं क्रोमैटिन के और ये बाइंड करते हैं टू द न्यूक्लियोसोमर कोर पार्टिकल अराउंड द डीएनए एंट्री एंड एग्जिट साइट। तो वो वहां पे नहीं होते कोर में तो आपका वो 4s 2s 2b s3 s4 रहते हैं, ये लिंकर डीएनए होता है। ठीक है, और ये H1 बाहर पाया जाता है, ठीक, जहां पे एंट्री और एग्जिट होती है डीएनए की, और ये लाइसिन रिच होता है। तो लाइसिन ये यहाँ पे अर्जिनिन दिया है तो ये गलत है। न्यू बॉडी की अगर हम बात कर लें तो ये क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर सब यूनिट होता है जो कि कंपोज किससे होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड द कोर ऑफ अ हिस्टोन मॉलिक्यूल। तो ये केवल हिस्टोन मॉलिक्यूल से नहीं बना होता, वहां पे डीएनए और हिस्टोन दोनों होते हैं। अगर बात कर लें डी ऑप्शन की तो न्यूक्लियोसोम का जो कोर पार्टिकल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 146 बेस पेयर का डीएनए होता है, रैप्ड इन 1.67 लेफ्ट हैंडेड सुपरहेलिकल टर्न्स अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द
कोर हिस्टोन H2A H2B H3 4, तो ये कोर पार्टिकल्स बनाते हैं और डीएनए का 1.6 मोशन इसी पे वो रहता है, कॉइल किए हुए रहता है, ठीक। तो कोर पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेचेस ऑफ लिंकर डीएनए व्हिच इज अबाउट 80 बेस पेयर लॉन्ग। अब लिंकर डीएनए जो होता है वो 80 बेस पेयर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और ये आपको याद करने के लिए एक टेबल है, आप याद रखिएगा। हिस्टोन H1 जो है लाइसिन रिच होता है, H2A स्लाइटली लाइसिन रिच होता है, H2B भी स्लाइटली लाइसिन रिच होता है। तो H2A H2B सेम ही है, नंबर में आपको पता चल गया। H1 लाइसिन होगा और इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, H3H4 की प्रॉपर्टी सेम है। दे आर लाइसिन रिच, स्लाइटली लाइसिन रिच एंड दे आर स्लाइटली अर्जिनिन रिच। ओके, तो ये सब चीजें हो गई। तो ये दोनों जो है ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, जो भी इसमें से सही लगे, दोनों में से एक ऑप्शन, ठीक है। तो चलते हैं, ये यहाँ पे पार्ट नंबर 3 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपका पार्ट नंबर 4, जहाँ पे हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, और उसके बाद का ऐसे ही मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन, आंसर और एक्सप्लेनेशन और जो भी चीजें हो सके, जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। एक चीज और कि मैं सारी चीजें जो एक्सप्लेनेशन है इधर उधर से करेक्ट करके लाता हूँ। अगर कोई भी आपको कुछ डाउट होता है या कुछ भी आंसर गलत लगता है तो जरूर कमेंट कीजिए यहाँ पे, उसका सोल्यूशन मैं देखूंगा। आपके भी जो पॉइंट्स हैं वो मैं देखूंगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें एक जगह पे ऐसे लिखी नहीं होती कहीं पे कि हाँ ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो डिस्कशन आप कर सकते हैं किसी भी चीज पे। अल्टीमेटली हमारा फोकस रहता है कि हमें एक्सप्लेनेशन जो हो, किसी क्वेश्चन का आंसर जो हो, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हो उसका हम आंसर रट लें, ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर होगा, और हमने जब क्वेश्चन करने गए तो क्योंकि हमें वही क्वेश्चन मिला तो हम वही आंसर मार के आते हैं और हमें उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में नहीं पता है। तो एक्सप्लेनेशन जब भी आपको जितना पता रहेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ठीक है, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।